हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन क्या है? आप सब लोग ये बात जानते हो कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा बोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं एक प्रॉपर शेप के लिए। अगर इन बोन्स को हटा दो तो पूरी की पूरी बॉडी एक मांस का गुच्छा बोल दो या मांस का लोथड़ा बन के पड़ा रहेगा, मतलब पूरा बल्क एकदम नीचे गिर जाएगा। तो पूरी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देने वाला जो हिस्सा है बोनी स्ट्रक्चर, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर, उस पूरे को हम इंक्लूड करते हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम में। स्केलेटन सिस्टम एक तरह के कनेक्टिव टिश्यूज में भी इंक्लूड होते हैं बिकॉज ये पूरी तरह से बॉडी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट भी करते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये क्यों और कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर आप स्केलेटन सिस्टम को देखोगे तो दे सपोर्ट एंड गिव शेप टू आवर बॉडी। ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है हमारी बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट करता है और एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। एज आई प्रीवियसली सेड कि अगर आप जैसे आप जो नॉन वेजिटेरियन लोग हो गए अच्छी तरह समझेंगे, जो मुर्गा है, ठीक है, मुर्गे में बोन्स के चारों तरफ मांस लटका, अगर बोन ना हो तो पूरा वो एक क्लटर बन के आपके सामने रहेगा जो शायद ऑब्वियसली देखने में उतना अच्छा ना लगे। और ऐसे ही होता है पूरी बॉडी। जैसे आपने देखा या हम ह्यूमंस है तो हमारा स्कल है, फिर यहाँ पे ट्रैकिया है या वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम हमें पूरा पीछे से आगे तक ऐसे ऊपर से नीचे तक सपोर्ट दे रहा है जिसपे हमारी पूरी बॉडी प्रॉपर स्ट्रेचर में प्रॉपर आपके सामने खड़ी रहती है। अगर इन बोन में कोई डिफॉर्मेलिटी आ जाए, मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम में कुछ दिक्कत आ जाए तो आपका जो स्ट्रेचर है, जो भी स्ट्रेट है मतलब, तो वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। आपने बहुत सारे ओल्ड एज लोगों को देखा होगा जिनका वर्टिब्रल कॉलम उसमें उतना पावर नहीं बचता कि वो पूरे बॉडी के वजन को उठा सके, तो अक्सर वो सामने की तरफ से झुक जाते हैं। ठीक है, ओल्ड एज लोगों में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो में रहते हैं कि वो चल भी नहीं पाते। सो दे नीड वन एटलीस्ट स्टिक, एक बड़ी सी स्टिक लेते हैं और उसके सहारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो इतना हैवी है, या मास या जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो इतने हैवी है कि वो वर्टिब्रल कॉलम उसको संभाल नहीं पा रही है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो शेप एंड सपोर्ट ये देने का काम होता है। सेकंड आता है प्रोटेक्शन। बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन, मैं सबसे अच्छा ऑर्गन आपको बताना चाहूँ लंग्स। लंग्स एक पूरी तरह प्रोटेक्टेड केज में है जिसको रिब केज कहते हैं। जो रिब्स होती है, रिब्स एक पूरा केज बना लेते हैं, उस रिब केज के अंदर लंग्स प्रोटेक्टेड है। और लंग्स क्योंकि स्पॉन्जी ऑर्गन है, आपको पता है, क्योंकि एयर को क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड एयर और डीऑक्सीजनेटेड एयर दोनों को एक्सचेंज कराने का पूरा स्पेस प्रोवाइड करता है लंग्स। तो ऑक्सीजनेटेड एयर एक्सचेंज हो जाएगी और डीऑक्सीजनेट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगी, पूरा रिब केज के अंदर होता है। और लंग्स बहुत डेलिकेट होते हैं और उससे भी ज्यादा डेलिकेट होता है कौन, हार्ट। तो हार्ट और लंग्स को रिब केज प्रोटेक्ट करके रखता है, समझ में। देन मूवमेंट, हमारी बॉडी में जितने भी फ्लेक्स होते हैं, ठीक है, चाहे हम उसको बोले कि हम सामने की तरफ हाथ लेके आए, चाहे पीछे की तरफ हाथ लेके जाए, कुछ भी करें, जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सब के सब कंट्रोल होते हैं किसके द्वारा, बोन्स के द्वारा। ऑब्वियसली उसमें लिगामेंट्स एंड मसल्स भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन जरूरी तो यही है ना कि मूवमेंट इज एब्सोल्युटली कंट्रोल बाय बोन। अगर आपने देखा होगा किसी के पैर की हड्डी टूट जाए तो मसल्स है, लिगामेंट है, सब कुछ, लेकिन हड्डी क्योंकि टूट गई तो पूरा शरीर का वजन वो संभाल नहीं सकते, तो वो वॉक करने में इस्तेमाल या रनिंग में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी को मेजर फ्रैक्चर हो जाए, बड़ी बोन्स, बिग बोन्स इफ गेट फ्रैक्चर्ड, सो दे नेवर गेट टू यूज द वे दे वर यूजिंग प्रीवियसली। वो कभी उस तरह से यूज नहीं कर पाते जैसे वो पहले किया करते थे। जैसे कोई एथलीट है, वो दौड़ रहा था, उसका मान लेते हैं पैर की कोई मेजर हड्डी टूट जाए तो वो हड्डी जुड़ तो जाएगी लेकिन वो उतनी पावरफुल नहीं रहेगी जितनी पावरफुल इनिशियली थी, समझ में। तो इसीलिए कई ऐसे एथलीट होते हैं जो ड्यू टू इंजरीज दे गेट आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा होता है। देन लिवरेज, सो सम लिवरेज मतलब लाइक अ लीवर है ना, देखो, सम बोन्स एंड जॉइंट्स फ्रॉम लीवर दैट इंक्रीजेस द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनी फ्यू सेंटीमीटर बाय बाइसेप्स मसल स्विंग। समझ रहे हो, अभी
क्या होता है, लीवर मतलब क्या हो गया, जैसे किसी चीज को ऊपर नीचे रखना, ठीक है। जैसे आप समझो आपने किसी चीज को ऊपर से लेकर नीचे रखा, तो आपके बोन और आपके मसल्स का कंबाइंड एफर्ट लगेगा चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कर देने के लिए, ठीक है। तो ये सब भी मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, स्केलेटन सिस्टम के कारण हो रहा है। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जो बड़ी बोन्स होती हैं, ठीक है, जैसे फीमर हो गई और या आपकी जो थाई की बोन्स हो गई, ये सभी बोन्स जो होती है बच्चों, इनमें हैवर्सियन कैनाल प्रॉपरली होती है, ठीक है। जो बोन मैरो जिसको कहते हैं, बोन मैरो मतलब बोन के अंदर का पार्ट जिसमें हैवर्सियन कैनाल मतलब नेटवर्क होता है, उसके अंदर आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना इन हैवर्सियन कैनाल विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन बिग बोन्स, ओके। अगर वो नहीं होगी, जैसे कई लोग ऐसा होता है, आपको पता होगा, जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है या जिसको ब्लड कैंसर हो जाता है, तो ऐसे लोगों में डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है क्या, कि आप उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराओ। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब सर्टेन उतना हिस्सा बोन का काट के दूसरे का लगा देते हैं, तो जो बोन मैरो है ऑलरेडी आरबीसीज वगैरह प्रोड्यूस करेगी, तो आरबीसीज वगैरह प्रोड्यूस होंगे तो सामने वाले को जो डिमांड है, जैसे मान लो उसको एक महीने में 2 यूनिट ब्लड चढ़ रहा था, तो एक महीने में हो सकता है उसे 1 यूनिट में ही काम चल जाए, या हो सकता है 1 यूनिट भी ना लगे, तो जो ज़रूरत है उसके ब्लड की वो कम हो जाती है। और कई केसेस में तो बंदा ठीक भी हो जाता है, कई केसेस में, क्योंकि जो बोन मैरोज हैं वो इतना आरबीसीज बना देते हैं जितना जो ब्लड डिस्ट्रक्ट हो रहा है उसको वो कंपनसेट कर देता है। तो इट हैपन्स विथ यंगर किड्स, छोटे बच्चों में ज़्यादातर ऐसे सर्जरीज यूजफुल होते हैं, बड़े लोगों में तो ये सर्जरीज एक्चुअली ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते। देन द बोन्स आर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। दांत देख लो, आपके जो दांत है, ये बेस्ट एग्जांपल है ये बताने के लिए कि आपके दांत में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है। इसलिए जो लोग ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, एसिडिक चीज़ें खाते हैं, या जो डाइटरी हैबिट्स को रेगुलेट नहीं करते, उनके दांत वीक हो जाते हैं, समझ में। तो बोन्स में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का प्रॉपर डिपोजिशन होता है, और इसीलिए कई लोग जो प्रॉपर फूडिंग नहीं लेते, प्रॉपर फूड नहीं खाते, धीरे धीरे उनका कैल्शियम डीकैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। खास ये बहुत ज़्यादा होता है लेडीज़ में विच आर अबव 30 एज। सो 30 ईयर एज के अबव लेडीज़ में आपको ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह देखने को मिलता है। ये अक्सर होता है, इसका मतलब नहीं हमेशा होता है, दोनों में डिफरेंस है। कई फीमेल्स में आपको बहुत एविडेंटली ये देखने को मिल जाता है और कई में बहुत लेट मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्केलेटन क्या बच्चों, बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है, एंड ऑब्वियसली लिगामेंट्स। सो बोन की खास बात क्या है, बोन आर हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर, whereas cartilages are soft bone sort of thing, like जैसे आप नाक के अपने पास देखोगे ना, नाक का ये आगे का हिस्सा ये सॉफ्ट बोन का है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। आपका कान का जो पिन्ना वाला हिस्सा है ये सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है, समझ में। लिगामेंट्स क्या होता है, जो बोन को बोन से बांध के रखता है। याद रखना, टेंडोन्स बोन्स को मसल से बांध के रखता है, मसल्स को बोन से बांध के रखना। मैं लिख देता हूं ये, ठीक है। बच्चे हमेशा ये भूल जाते हैं, इसलिए मैं ये लिख देता हूं, ठीक है। तो लिगामेंट एंड टेंडोन्स, ठीक है। लिगामेंट बोन को बोन से बांधता है, बोन प्लस बोन, वेरेज टेंडोन्स किसको बांधता है, बोन प्लस मसल। ये आपको याद रखना है। तो जैसे क्या होता है, आपको मोच आ गई, तो मोच आते समय क्या होता है, अक्सर आपके टेंडोन्स ब्रेक हो जाते हैं। वर्कआउट करते समय टेंडोन्स ब्रेक होते हैं, वर्कआउट करते समय टेंडोन्स ब्रेक होते हैं, भूलना मत। लिगामेंट ब्रेक नहीं होते। मतलब जैसे कोई बहुत मेजरली क्या कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, तो वर्कआउट कर रहा है तो उसकी मसल्स का और उसके जॉइंट्स का रिलेशन है। लेकिन जब आपने बहुत स्ट्रेन लगाया तो मसल्स पे इतना स्ट्रेच जाता है कि उस स्ट्रेच के कारण मसल्स के क्या होते हैं, टेंडोन्स ब्रेक होने लगते हैं। और टेंडोन्स जब ब्रेक होते हैं बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है। याद रखना, कई बार ऐसा भी होता है कुछ केसेस में, जो बड़े एथलीट्स होते हैं वो होशियारी में कि नो गेन नो पेन, और वो इतना तेज पुल करते हैं कि टेंडोन्स पट्ट से टूट जाते हैं, जैसे रस्सी टूट जाती है। फिर सर्जरी के थ्रू उसको जोड़ना पड़ता है और महीनों तक वो एक पेन भी नहीं उठा सकते, ऐसी हालत में रहते हैं वो महीनों तक। तो इसीलिए साइंस का नॉलेज बहुत जरूरी है वर्कआउट करने के लिए भी। सो बच्चा पार्टी, लेट्स टॉक अबाउट बोन्स। हम बोन की बात करते हैं और कैसे और कितनी तरह की बोन्स होती हैं।
हमने मेजरली बोन्स को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इररेगुलर बोन्स। लॉन्ग बोन्स वो होती है जो अक्सर हमको लिम्स में देखने को मिलती है, जैसे आपको हाथ और पैर की जो बोन्स होती है, जिसमें मैंने आपको बताया हेवर्सिन कैनाल होती है जो आरबीसीज का फॉर्मेशन में मदद करती है। सो दीज आर मेजरली लॉन्ग बोन्स। जो शॉर्ट बोन्स होती है ये आपको एंकल और रिस्ट में ज़्यादातर देखने को मिलती है, छोटी होती है, इसमें हेवर्सिन कैनाल ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है और ये छोटे मोटे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मेजर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो फ्लैट बोन्स होते हैं ये अक्सर स्कल में पाए जाते हैं, है ना, चपटे, स्कल एंड स्टर्नम। स्टर्नम तो आपके एकदम सामने है यहाँ पर, ठीक है, ये फ्लैट, एकदम फ्लैट होते हैं और ऑब्वियसली ये प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, है ना। देन इज इररेगुलर बोन्स। इररेगुलर बोन्स आपको वर्टिब्रल बोन्स जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो आपको दिख रही है, इसमें आपको प्रॉपरली इररेगुलर बोन्स मिलेगी जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, मतलब शेप है लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। जैसे कभी आपको स्पाइक दिखेगा तो सेकंड जो वर्टिब्री रहेगा उसमें स्पाइक नहीं दिखेगा। एक जो एटलस वर्टिब्री है वो रोटेशन में मदद करती है स्कल को, तो ऐसे करके इनके शेप बदलते चले जाते हैं हर वर्टिब्री के, ठीक है। क्लियर है बच्चा पार्टी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट शेप। एज आई सेड, शेप के बेसिस पे हमने लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इररेगुलर क्लासिफाई कर लिया। ये बड़ी मस्त बोन है, आपको दिख रही है, समझ रहे हो, ये मस्त बोन है, ये एक लॉन्ग बोन है आपके सामने, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको समझ जाओगे आप तो इसमें आपको हर वो चीज समझ आए जो हमने अभी अभी डिस्कशन में की, जैसे बोन मैरो हमने जो बोला वो सब इसमें समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो ऊपर का प्रॉपर हिस्सा रहता है, प्रॉपर, ये एक बहुत ही डेंस कॉम्पैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फोरेट का कॉम्बिनेशन होता है, ऊपर का हिस्सा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो इसके ऊपर हाइलिन का, हाइलिन एक चिकना मटेरियल है जो शायद आप बोल सकते हो कि जहां भी मूवमेंट होती है दो बोन्स की, उनके ऊपर उस जगह पर एक स्लिपरी स्ट्रक्चर है, क्या, हाइलिन की कोट। हाइलिन, ताकि बोन्स घिसे ना। जैसे ओल्ड एज लोगों में क्या होता है कि हाइलिन एब्सेंट हो जाते हैं या हाइलिन डैमेज हो जाती है तो उनकी बोन्स घिसती है तो उनको बहुत पेन होता है, आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, फिर डॉक्टर क्या करता है, कई बार ये दो बोन्स के बीच में नीडल डाल के क्या करता है, केमिकल डालता है, बेसिकली वो हाइलिन जैसा एक सब्सटेंस डालता है जो सिंथेटिक होता है और जो 1 महीने तक मूवमेंट को सिंपल कर देता है, बाद में वो भी वापस ये करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो लिगामेंट है, लिगामेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक है, क्लियर है। लिगामेंट की कहानी आपको पता है, मैंने आपको क्लियर बता दिया कि लिगामेंट बोन टू बोन है और टेंडन्स बोन एंड मसल्स है, ये भूलना नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं तो क्या होगा, दिक्कत आएगी। क्लियर है बच्चों पार्टी? डन। नाउ अब इसमें आता है, देखो ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको स्पॉन्जी रेड पार्ट, ये वाला जो इससे दिख रहा है ना अंदर, ये पूरा ये इनमें ही आपको बोन मैरो, जिसको बोन मैरो कहते हैं, यही हिस्से होते हैं और यहीं पर आपको ज्यादातर हेवर्सिन कैनाल्स दिखती है और यहाँ पर ही आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपको येलो फैटी येलो मैरो दिख रहा है ना, ये भी आपको बोन मैरो बनाने में मदद करता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको पता है, कई जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में लोग बोन्स को भी उबाल के पी जाते हैं। क्यों उबाल के पी जाते हैं? क्योंकि जो मैरो है, बोन मैरो है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि इसी जगह पर आपको मेजर क्या मिलते हैं, जो बोन फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं या आरबीसी डब्ल्यूबीसी फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। सो ये एक बोन का आपको स्ट्रक्चर मैंने दिखाया और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, इसको हम दो तरह से आप क्लासिफाई करेंगे। एक होगा एक्सियल, एक्सियल का मतलब यह है जो हमारे को ऊपर से लेकर नीचे तक मिलने वाला है, और दूसरा होता है एक्सेसरीज या सपोर्टिव। एक्सियल स्कल से शुरू होगा, स्कल आएगा, इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम आएंगे, रिब्स आएंगे, ये हो गया। और इसमें आपको बेसिकली मिलता है क्या, लिम्स एंड गर्डल्स। इसमें लिम्स और गर्डल्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके बच्चों आप डिस्कस करेंगे। याद रखना, एक्सियल का मतलब ये हो गया जो हमारे बॉडी में ऊपर से नीचे तक देखने को मिलता है, और जो एक्सेसरीज जैसे दिख रहे हैं, मतलब ये अटैच दिख रहे हैं, वो लिम्स हो गए, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, गर्डल्स, जैसे ये पेल्विक गर्डल हो गया, ये पेक्टोरल गर्डल हो गए, है ना। गर्डल मतलब ये पेक्टोरल हिस्सा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको पेक्टोरल कहते हैं। और जहां पर आप ये बैठते हो वो पेल्विक गर्डल है। गर्डल मतलब जहां से लिम्स कनेक्ट होते हैं।
पूरी बॉडी से। क्लियर बच्चा पार्टी, समझ में आ रही है? तो हमको अब इन चीजों को डिस्कस करना है और एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, स्कल। लेट्स टॉक अबाउट स्कल, है ना? ठीक है, मैं आपको स्कल के बारे में बता दूं तो स्कल एक्चुअली 8 बोन्स, 8 फ्लैट बोन्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने फ्लैट बोन्स? 8 फ्लैट बोन्स से मिलकर बना होता है स्कल। 8 फ्लैट बोन से बनना होता है। ठीक है, 8 फ्लैट बोन कौन सा है? फ्रंटल, ये फ्रंटल है। ठीक है, ये फ्रंटल है, ये लैटरल है। तो फ्रंटल एक ही रहेगा, सामने के हिस्सा ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। 8 आपको फ्लैट बोन्स दिखाई दे। फ्लैट में से सिर्फ 6 ही फ्लैट होते हैं, इथमॉइड और स्फिनॉइड ये नाक के अंदर की तरफ होती है, दोनों आंखों के बीच में। तो फ्रंटल ये है, एक फ्रंटल होता है, फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल जो आपको सामने मैंने बताया। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटल ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला फ्रंटल, ये वाला पैराइटल, जहां पे मैंने ऐसे ऐसे पेन रखा। ठीक है, पैराइटल, पैराइटल 2 होते हैं, फ्रंटल 1 होता है। और फिर टेम्पोरल, टेम्पोरल भी 2 होते हैं। ये जिसको कंटाप बोलते हैं ना, कंटाप देंगे तो टेम्पोरल पे कंटाप देंगे, समझ में? कान से जो जड़ लगा रहता है, तो राइट और लेफ्ट 2 साइड कान है, तो ऑब्वियसली 2 साइड टेम्पोरल होगा। फिर होता है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल ये एक होता है, पीछे वाला जो रहता है इसको ऑसिपिटल बोलते हैं। फिर आता है इथेमॉइड एंड स्फिनॉइड। सो स्फिनॉइड कहां होता है? आपकी आंख के, दोनों आंख के एकदम बीचों बीच अंदर की तरफ स्फिनॉइड होता है, ये एक होता है। और इसी स्फिनॉइड के पीछे वाले हिस्से में, इसी स्फिनॉइड के पीछे वाले हिस्से में हाइपोथैलेमस होता है। एग्जैक्टली उसके पीछे वाले हिस्से में हाइपोथैलेमस होता है, भूलना मत। ठीक है, और इथेमॉइड जो बेसिकली स्फिनॉइड के नीचे होता है और नोज और माउथ के थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, तो ये टोटल 8 बोन्स होती हैं, भूलना मत। ठीक है बच्चों, फिर आता है क्या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि वर्टिब्रल कॉलम हमें सपोर्ट देता है। देयर आर ऑलमोस्ट 33 वर्टिब्रीज। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें कम होता है, बाद में बड़े लोगों में वो जुड़ जाता है। सो बच्चा पार्टी, जो 33 बोन्स हैं, कौन सी 33 बोन्स हैं? 33 बोन्स किसकी हैं? 33 बोन्स है हमारे वर्टिब्रल कॉलम की। ये सब एक्सियल का पार्ट बता रहा हूं। तो जो 33 है, इस 33 में जो 7 होती है उनको हम सर्वाइकल कहते हैं। 7 सर्वाइकल, ये पीछे की तरफ हमारी गर्दन को सपोर्ट देती है, और इसी में जो ऊपर का हिस्सा है वो गोल गोल घूमने में मदद करता है। ठीक है, खोपड़ी को। ठीक है, उसके बाद आता है आपके 7 के बाद आपको 12 पेयर ऑफ क्या बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रीज मिलते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रीज मतलब जो रिब्स को आगे की तरफ, पीछे से देखो रिब्स पीछे जुड़ के आगे की तरफ घूम के आती है, तो 12 पेयर होते हैं। फिर आता है लंबर हिस्सा। लंबर हिस्से में आपको मिलते हैं 5, कितने लंबर में आपको 5 क्या बोलते हैं, बोन्स मिलते हैं। फिर आता है सैक्रम। सैक्रम में भी आपको 5 बोन्स मिलते हैं, लेकिन अक्सर ये जॉइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और पीछे के एकदम नीचे आपको हिस्सा मिलता है जिसको कॉसिक्स बोलते हैं। कॉसिक एक तरह से पूंछ बोल सकते हो, एकदम पीछे वाला हिस्सा है। कई लोगों में कॉसिक्स क्या होता है, वो थोड़ा इनलार्ज हो जाता है, और ऐसे लोगों को बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। फिर सर्जरी के थ्रू उस जगह को क्या करता है, डॉक्टर हटा देता है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इस पूरे वर्टिब्री के अंदर, इस पूरे वर्टिब्री के अंदर, ये वर्टिब्री के अंदर आपको स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड आपके नर्व सप्लाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और यही बहुत जरूरी है प्रोटेक्ट रखना। तो इसको कौन प्रोटेक्ट रखता है? वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या करता है, ये पूरे वर्टिब्रीज है ना, आपस में जुड़ जुड़ के ऐसे गैप बना लेते हैं, है ना, छेद, और इसी के अंदर वो पाइप जैसा घुसा रहता है। कई बार जब डॉक्टर्स को सर्जरी करनी होती है, उसको किसी को लंबर एनेस्थीसिया देना होता है, तो L3 और L4, L3 मतलब लंबर 3 एंड लंबर 4, L3 और L4 के बीच में डॉक्टर क्या करता है, एक बड़ी निडल डालता है, उसको स्पाइनल निडल कहते हैं, स्पाइनल निडल। और स्पाइनल निडल से क्या करता है, उस जगह को एनेस्थाइज कर देता है, तो नीचे का पूरा जो हिस्सा है, पूरा हिस्सा वो पूरा का पूरा सुन्न हो जाता है। हाथ काट, सॉरी पैर काट लो या कुछ भी काट लो, कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा, मतलब पेशेंट को पता नहीं चलेगा, और ऊपर से वो देखता रहेगा कि हाँ कट रहा है, लेकिन उसको
वो कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने बच्चों दिख रहा है यहाँ पर पूरा एक स्केलेटन सिस्टम, तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बता देता हूं। ऊपर जो ये वाला हिस्सा है ये तो आपको पता चल ही चुका है, ये स्कल है। ठीक है, स्कल के बाद ये क्रेनियल वर्टिब्रीज है, ये क्लैविकल है जिसको कॉलर बोन कहते हैं, सामने की तरफ रहता है। कई लोगों में क्लैविकल टूट जाती है, कैसे? किसी ने पंच मार दिया या कोई बहुत जोर से गिर गया। क्लैविकल की सर्जरी या क्लैविकल को जोड़ पाना बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए क्लैविकल का अगर कभी किसी धोखे से टूट जाए, जैसे किसी ने किसी को डंडा मार दिया जोर से सामने, तो क्लैविकल टूट गई। अब वो क्लैविकल की जब तक सर्जरी नहीं होगी और प्रॉपरली उसको जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तब तक वो सामने वाला अपना हाथ भी नहीं उठा सकता, पेन और पेंसिल तो दूर की बात है। ठीक है, क्लैविकल, इसे कॉलर बोन कहते हैं, भूलना मत। देन आपके हाथ का ये वाला हिस्सा, इसको ह्यूमरस कहते हैं। ये कहते हैं बाइसेप्स दिखा रहे, तो बाइसेप्स तो मसल होगी, लेकिन ये क्या है? ये वाली हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। फिर यहाँ दो हड्डीज होती हैं, जो अंगूठे की तरफ होती है उसको रेडियस कहते हैं, जो अंगूठे की तरफ होती है, और जो अंगूठे के पीछे की तरफ होती है उसको अल्ना, रेडियस अल्ना। ठीक है, ये मेटाकार्पस है। हाथ की जो उंगलियां होती है ना, उनको मेटाकार्पस कहते हैं, और पैर की उंगलियों को मेटाटार्सल्स। ठीक है, भूलना मत। तो कार्पल्स एंड टार्सस याद रखना। और ये फ्रेंजिस है, फ्रेंजिस मतलब छोटी छोटी उंगलियां। तो एक्चुअली ये जो आपके है ना, जिसपे गदिया बनी है, इसको मेटाकार्पस बोलते हैं, और ये फ्रेंजिस है। ठीक है, उंगलियां। ठीक है, सिमिलरली पैर का जो तलवा है वो मेटाटार्सल, और उसमें भी फेरेंजेस होती हैं। ठीक है, फिर आ जाओ, ये आपका हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या हो गया? थोरेसिक वर्टिब्री, फिर ये लंबर वर्टिब्री, फिर सैक्रम एंड ये कॉसिक्स। ये जो आपको दिख रहा है ये पेल्विक गर्डल है। पेल्विक गर्डल जो आपके पैर के जॉइंट्स को, पैर के जॉइंट्स बनाता है, या आप क्या बोल दो, कमर की हड्डी, पेल्विक गर्डल। ये बड़ी चपटी हड्डी है लेकिन बड़ी हड्डी है, और यही फीमेल और मेल में अलग होती है। मेल में ये थोड़ी नैरो होती है, फीमेल में ये थोड़ी ब्रॉड होती है। इसीलिए फीमेल की कमर चौड़ी होती है और मेल की कमर पतली होती है। ठीक है, और ये जरूरी है चौड़ी होना, क्योंकि फीमेल को बर्थ देना है एक बेबी को। तो अगर ये चौड़ा नहीं होगा तो बेबी, इसके यहां से बेबी पास होता है, बेबी यहां से इस बोन के अंदर से बाहर निकलता है। तो सोचो अगर ये नैरो होगी तो बच्चा इजीली निकल नहीं पाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने देखो कितना अच्छा बनाया। फिर आपके पैर की जो हड्डी है, ये वाली बड़ी हड्डी, या आप ये जो देख पा रहे हो, ये फीमर है। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। फीमर लॉन्गेस्ट भी है एंड हार्डेस्ट बोन होती है। समझ में? कौन सी? फीमर। फीमर के बाद आता है टीबिया फ्यूबुला। टीबिया फ्यूबुला रेडियस अल्ना जैसे ही है। ठीक है, और एक तरह के शॉक एब्जॉर्बर भी होते हैं ये। तो टीबिया फ्यूबुला मेजर बोन्स हैं, बड़ी बोन्स हैं, और टीबिया थोड़ा आगे की तरफ होता है, फ्यूबुला पीछे की तरफ होता है। दोनों बोन्स रहती है, टीबिया आगे, फिबुला पीछे। ठीक है, आप चाहो तो टच करके देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, टीबिया तो आप टच कर ले, तो टीबिया टच हो जाता है, सामने की तरफ आप पकड़ोगे ना, टीबिया टच हो जाएगा। ठीक है, टार्सस वगैरह मैंने बता दिया। ठीक है, अब अच्छा हाँ, ये है पटेला। पटेला कौन सा है? जिसको कटोरी बोलते हैं। किसकी कटोरी? जो आपकी ये घुटना है ना, घुटने की कटोरी है ना, उसको पटेला बोलते हैं, पटेला। ठीक है, पटेला इज जस्ट अ बोन। ये एक्चुअली क्या करता है, जो मेजर मूवमेंट होने वाली है वहां पर फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। ठीक है, पटेला कई बार इलाज हो जाता है या गिरने पे टूट जाता है, तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर पे क्या कहता है, पटेला को ही रिप्लेस कर देता है। ठीक है, डॉक्टर सर्जरी करके पटेला को रिप्लेस कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन है मूवमेंट के लिए पर्टिकुलरली। आप ये देखो, ये मैं आपको बता रहा था कि ये एक वर्टिब्री है, देख रहे हो वर्टिब्री। तो ये जो गैप बन रहा है ना, इन्हीं के पीछे गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप बनता जाता है, और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रखी रहती है। ये आपकी पूरी वर्टिब्री है, देख लो। और इस वर्टिब्री में कितना शानदार तरीके से दिखाया उन्होंने, देखो एटलस है सबसे ऊपर वाली, एटलस, फिर एक्सिस। एटलस और एक्सिस रोटेटेबल होते हैं, तभी आपकी गर्दन घूम पाती है। जब किसी को फांसी पे चढ़ाया जाता है, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या जब कोई अपने आप को हैंग कर लेता है, तो हैंग करने पे दो चीजें होती हैं। क्या होता है? एक तो जैसे ही हैंग करता है तो उसका जो ब्लड सर के ऊपर जा रहा था ब्रेन पे, वो ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। जैसे रुक जाती है तो पूरी बॉडी या ब्रेन उसको अनकॉन्शियस कर देता है, और जैसे अनकॉन्शियस कर देता है तो पूरा बॉडी का वेट गर्दन पे आता है, क्योंकि गर्दन बंधी हुई होती है रस्सी पे। तो जैसे ही गर्दन पे आता है तो ये जो रोटेटर है ना, इसमें एक छोटा स्पाइक होता है जो रोटेट होता है। जैसे ही खिंचता है तो ये एक्चुअली छेद कर देता है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। और जैसे स्पाइनल कॉर्ड में छेद हो जाता है तो उसके पूरे
जो ऑर्गन्स हैं धीरे धीरे ऑब्वियसली उनकी जो कंट्रोल है कॉन्शियस से चला जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। तो होता क्या है कि कई बार मजाक मजाक में, जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का टाई खींच दिया, ठीक है, तो बच्चे की डेथ हो गई, या कोई ने मजाक मजाक में मैं फांसी लगाओ गिर गया एक बार स्टूल लूज होके, एक्टिंग कर रहा था लेकिन जोर पड़ गया उस पर, तो सामने वाला अपने आप को चाहकर भी नहीं बचा पाता जब वो फांसी लगाता है। जैसे मजाक मजाक में किसी ने अपने आप को फांसी लगाने की शूट कर लूंगा कि फांसी ऐसे लगती है और धोखे से सच में लग गई, कोई नहीं बचा पाता। क्यों नहीं बचा पाता? क्योंकि 1 सेकंड से भी कम समय में आपका बॉडी आपका कंट्रोल चला जाएगा, तो ब्रेन आपको अनकॉन्शियस कर देगा। आप अनकॉन्शियस हो गए पूरा, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं फांसी नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन आप अनकॉन्शियस हो तो पूरा वेट किस पे आ गया, और जैसे वेट आएगा ये स्पाइक घुस जाता है, और जैसे घुस जाएगा तो ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड पंचर हो जाती है एंड डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत लकी केसेस में बच जाओ तो बच जाओ, नहीं तो होता नहीं, मजाक मजाक में भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी आप देख रहे हो थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, फिर ये सैक्रम, ये कॉसिक्स जिसको मैंने बोला पूंछ वाला हिस्सा कॉसिक्स, ये बहुत कर्व रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जैसे फीमेल में ही क्या होता है, बच्चा है ना, बच्चे का फेस इसकी डायरेक्शन में रहता है, तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर क्या कहता है इसको थोड़ा डिजनरेट करता है कई बार, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बैठने तक में दिक्कत आती है इसी बोन के कारण, तो उसकी सर्जरी होती है फिर प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो दीज आर द मेजर बोन्स। ठीक है बच्चा पार्टी, सो बच्चा पार्टी नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिब्स। हम रिब्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा चीज है आपको समझने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी। रिब्स में क्या होता है देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लैविकल होती है, क्लैविकल जिसको हमने कॉलर बोन भी कहा था। ठीक है, तो क्लैविकल एक्चुअली ऐसे यहां से कनेक्ट होती है, ऐसे ऐसे करके इस तरह से कनेक्ट होती है क्लैविकल, समझ में? इस तरह से क्लैविकल कनेक्ट होती है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ इतना हिस्सा यहां से लेके, इसको दूसरा कलर ले लेता हूं, रेड ले लेता हूं, ये यहां से लेके ऐसे 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 गए और ये ऐसे 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 लेके ऐसे आ गए, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम क्या करता है, पीछे ये कहां जाके मिली है, ये रिब्स ऐसे आगे से स्टर्नम से और पीछे जाके वर्टिब्री से कनेक्ट होती है, समझ में? तो केज बनता है, यहीं पर लंग्स होता है, ये राइट लंग्स इधर रहेगा और लेफ्ट लंग्स इधर रहेगा और इधर आपका हार्ट रहता है, और इसके नीचे रहता है क्या, डायफ्राम। तो डायफ्राम जब करते हैं तो ऊपर नीचे ऐसे, डायफ्राम ऐसे रहता है ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ, तो नीचे ऊपर ऐसे होता रहता है, तो इसलिए क्या होता है आपके लंग से अपने आप हवा निकल जाती है और अपने आ जाता है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप ही होता है ना, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। एक्चुअली वेगस नर्व होती है जो इसको कंट्रोल करती है। कई बार ऐसा होता है कि ये मूवमेंट बढ़ जाती है तो आज सामने वाले को हिचकी बहुत आती है। अब चक्कर क्या है, देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ना ट्रू रिब्स है, ट्रू रिब्स। क्यों? क्योंकि पीछे और आगे दोनों जगह जुड़ी रहती हैं। फिर 1 2 3 4 ये होती है क्या, ये होती है फॉल्स रिब्स, जिसको हम बोलते हैं, जो फॉल्स रिब्स भी नहीं बोलेंगे, जो क्या बोलेंगे, जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। सो आप बोल सकते हो कि सपोर्टिव रिब्स बोल सकते हो। ठीक है, एंड फिर बचते हैं नीचे वाले, ये होते हैं क्या, जो वर्टिबल कॉलम से लगे होते हैं, जिसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स एक्चुअली ऐसा मानो कि पीछे से हल्का सा आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं, लेकिन मेजरली आपको ये जो 10 से लेके 1, ये जो टोटल रिब्स हैं यही कनेक्शन में रहती हैं, जिसमें से 7 ट्रू रिब्स होती है, ट्रूली कनेक्टेड होती हैं। ट्रू रिब्स बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिब्स नहीं है, दे आर ट्रूली कनेक्टेड एंड दे आर नॉट ट्रूली कनेक्टेड, ये वाली। ठीक है, तो 7 ट्रूली कनेक्टेड होती हैं, बाकी पार्शियली कनेक्टेड होती हैं, और जो नीचे वाले रहते हैं 11 12 रिब्स होते हैं वो एक्चुअली कनेक्टेड भी नहीं होते। ठीक है, आपका जो स्टमक है, स्टमक का थोड़ा हिस्सा रिब्स से कनेक्टेड होता है और थोड़ा हिस्सा रिब्स से कनेक्टेड नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब आपको हिचकी आती है तो स्टमक पे भी उसका प्रॉपर अफेक्ट पड़ता है। ऑल्दो याद रखने वाली बात यह है कि जो मैंने आपको डायफ्राम बोला, डायफ्राम के नीचे स्टमक होता है। ठीक है, एक एग्जाम होता है जिसको, बहुत बड़ा एग्जाम, अभी तो नीट से सब एग्जाम हो जाते हैं मेडिकल के, लेकिन हमारे टाइम पे
ऑल इंडिया पीएमटी होता था और एम्स का एग्जाम अलग होता था और स्टेट पीएमटी अलग होते थे। बड़ा कचरा था पहले, अभी तो अच्छा है, एनटी ने बहुत सिंपल कर दिया। तो एक एम्स में क्वेश्चन आया था कि एक लड़का है जो मोटरसाइकिल चला के जा रहा है, क्योंकि एम्स के जो पेपर होते थे तो उसमें रीजनिंग जैसा भी होता था कि आदमी है ना दिमाग भी लगाता, ये नहीं कि सिर्फ रट के आ जाए। और पहले बहुत कम एम्स थे, तो 130 140 सीट्स हुआ करती थी एम्स में। एम्स दिल्ली मेजरली था पहले हमारे टाइम पे। तो एक लड़का मोटरसाइकिल चला के जा रहा है, ठीक है, वो गिरता है, उसकी बॉडी में थोड़े बहुत स्क्रैच आते हैं, बट फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। ना उसमें कोई हड्डी टूटती है, ना कोई बोन फ्रैक्चर होता है, ना कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है, फिर भी उसकी डेथ होगी। बताओ क्यों? और उसमें आंसर जो था दैट वाज डैमेज इन डायफ्राम। सो डायफ्राम क्या करता है? आपकी थोरेसिक मतलब अपर पार्ट और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में ब्रिज बनाता है। तो जैसे आपका जो डायफ्राम था टूट गया, तो इनके बीच का जो क्या है लिंक था वो भी टूट जाता है, ऑर्गन्स नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी गिर जाते हैं और ऑब्वियसली उस बंदे की डेथ होगी। समझ में आया बच्चा पार्टी? क्लियर है सबको ये? सो बच्चा पार्टी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जैसा मैंने आपको बताया ये वाली हड्डी होती है जो पीछे की तरफ रहती है ना। अब ये पेक्टोरल गर्डल का फोटो है, ठीक है। अब चक्कर क्या है, मैं आपको जो बताने वाला हूं, इसमें आपको कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। देखो इसमें क्या क्या रहता है। ये वाला ग्लिनॉइड कैविटी है। ग्लिनॉइड कैविटी में आपका ये ह्यूमरस है ना, ये वाली बड़ी हड्डी, ये यहां पे अटैच होती है और यहीं पर वो रोटेट होती है ऐसे ऐसे। तो यहां ये ग्लिनॉइड कैविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ऊपर तो देखिए मेजर आर्क एंड माइनर आर्क है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। स्कैपुला ये है, ये पूरा ये पेक्टोरल गर्डल का ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको स्कैपुला कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों? स्कैपुला। ये वाला हिस्से को, ये आउटर बॉर्डर है, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यहां पर आपको क्लैविकल अटैच होती है। अब देखो आपको पूरा पता चल गया। इधर हो गया आपका स्टर्नम, अगर मैं बनाऊं यहां पे तो आपका स्टर्नम ये हो गया, ठीक है। ये स्टर्नम ऐसे कनेक्ट होता है किससे? ये कनेक्ट होता है आपका सामने की तरफ, इस वाले में, इस वाले हिस्से में। इस वाले में मत जोड़ देना, ये पीछे का हिस्सा है। तो अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊं तो ये वाले हिस्से पे आपका कॉलर बोन जाके कनेक्ट होता है और ये पीछे वाला हिस्सा है, ऐसे आपका हाथ का हड्डी यहीं पे गोल गोल घूमता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये बोन एक्चुअली ये टूटते कम ही हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं और अगर टूट जाएं तो इनमें सिर्फ प्लेट्स लग सकती हैं, ठीक है। तो ये मेजर सर्जरीज में आता है। अक्सर इसका टूटना तब होता है जब कोई किसी को बहुत जोर से मार दे, और जब ये टूटते हैं तब तक लंग्स वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं। तो बहुत मेजर सर्जरीज होती है जब कभी ये ब्रेक होते हैं। सो दिस इज पेक्टोरल गर्डल। हमने एक्सेल पढ़ लिया था, हम अटैचमेंट्स में पेक्टोरल गर्डल। अब हम पेल्विक गर्डल देख लेते हैं, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, अब हम आ गए हैं किस पर? पेल्विक गर्डल पर। हमने पेक्टोरल देख लिया था, अब ये पेल्विक गर्डल है। पेल्विक मतलब नीचे का बॉटम वाला हिस्सा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इसी से आपकी लॉन्ग बोन फीमर कनेक्टेड होती है। जो लॉन्ग बोन मैंने बोला ना, ठीक है, ये एसिटाबुलम पार्ट कहलाता है। देखो कैविटी फॉर हेड ऑफ थाई बोन। जो थाई बोन होती है ना, जिसको हमने फीमर नाम दिया, फीमर एक्चुअली ऐसे कनेक्ट होता है सब, है ना, बॉल एंड सॉकेट जैसा है, और इसी में रोटेट होता है, ठीक है, इसी में एसिटाबुलम में, ठीक है। ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये मैं आपको बताऊंगा, ये कॉसिक्स है जो मैंने आपको बताया। कौन सा कॉसिक्स? जो आपके वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए थोरेसिक वर्टिब्री, फिर लंबर वर्टिब्री, फिर सैक्रम, फिर कॉसिक्स, पूंछ वाला हिस्सा, वो ये रहा, ये वर्टिब्री वाला हिस्सा है, ठीक है। ये कॉसिक्स है, ये पूरा कॉसिक्स है जो आपको दिख रहा है। तो आप ऐसा समझ जाओ कि कॉसिक्स एक्चुअली राइट और लेफ्ट पेल्विक गर्डल को जोड़ता है, समझे। अब मजेदार बात क्या है, देखो ये कहलाता है प्यूबिस, आगे का हिस्सा। तो देखो हुआ क्या, अब मैं इसको अगर हाथ से समझाऊं तो पीछे कौन है? पीछे है सैक्रम, आगे का हिस्सा प्यूबिस है। और फीमेल में जब डिलीवरी होती है तो प्यूबिस क्या होता है? फैल जाता है। इसीलिए जब बच्चा निकलता है तो फीमेल को एक्सट्रीम पेन होता है। क्यों? क्योंकि मसल्स क्या हो रही हैं? रिलैक्स हो रही हैं और प्यूबिस फैल रहा है ताकि बच्चे का हेड इस छेद से निकल के बाहर आ जाए। समझ में आई बात? ये पूरा, और बच्चा पूरा इसी में मतलब जैसे मेल में है ना कि कुछ नैरो कहानी है, फीमेल में एकदम सर्कुलर हो जाता है,
समझ में, ताकि बच्चे का हेड प्रॉपरली निकल के आ जाए। क्यों? अगर ये बच्चों नहीं क्या होगा, फैलेगा, तो बच्चे को निकलने में दिक्कत आएगी, वो डिस्ट्रेस में जाएगा और हो सकता है वो सफोकेट होकर मर जाए। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बोलता है पुश करो पुश करो। क्यों? ताकि पेन जरूर होगा, लेकिन जब पेन होगा तो उस पेन के कारण क्या होता है, ये प्यूबिस और फैलने लगती है, और जैसे प्यूबिस फैलेगी तो बच्चा इस ट्रैक से बाहर आ जाएगा। अगर फीमेल फेल हो जाती है, नहीं कर पाती है, तो डॉक्टर चांस नहीं लेता, तुरंत सीजेरियन करता है, बच्चे को यहीं से बाहर निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चा डिस्ट्रेस में जाएगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी तो ऑब्वियसली इट कैन बी लीथल फॉर हिम। सो ऐसा होता है, बट आपको याद रखना है, ठीक है। ये इलियम वाला है, इलियम एक्चुअली कटोरी ऐसा होता है ना, इलियम मैंने बताया नहीं, ये इलियम है ना, एक्चुअली ऐसा है, अंदर से कॉनकेव रहता है इलियम, है ना। तो ऐसी कुछ कहानी होती है इलियम की, ठीक है बच्चा पार्टी। सो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने आपको अभी शेयर किया, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्केलेटन। द मेल स्केलेटन इज जनरली लार्ज एंड हैवियर, in the female the pelvis or hip bone is wider and though shaped to adapt for accommodating the fetus into in the uterus during pregnancy. As I said, ये बहुत बढ़िया नेचर का किया हुआ प्रोग्राम है बच्चों, ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। सोचो, क्योंकि आप सोच के देखो, नेचर ने बॉडी ही ऐसी बनाई फीमेल की कि बच्चा उससे निकल सके, उस ट्रैक से। अदरवाइज आप सोचो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, और सिर्फ हमेशा सीजेरियन सेक्शन ही होता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि सीजर इज नॉट नेचुरल। वाई? बिकॉज नेचर ने हमको सब कुछ दे दिया, तो नेचर को अगर पता होता कि इसकी जरूरत है तो जरूरत नहीं पड़ती सीजेरियन की। एक्सियल में मैंने आपको बताया स्कल, वर्टिब्री और रिब्स आ गए, ठीक है। तो स्कल में टोटल इंक्लूडिंग ईयर बोन्स, तो सबको मिला दो, पूरे ये स्कल नहीं, ये पूरा फेशियल बोन्स सबको भी जोड़ लिया इन्होंने स्कल में, इंक्लूडिंग ईयर बोन्स एंड ऑल। तो टोटल 29 हो गया, वर्टिब्री 33 हो गए, रिब्स 24 पेयर्स हो गए, तो और शोल्डर गर्डल जो मैंने आपको बताया, क्लेविकल प्लस स्कैपुला टोटल 4 हो गए। आर्म्स की पूरी बोन्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस एंड फेरेंजिस, सबको मिला के 60 हो गए। पेल्विक गर्डल, लेग्स, पटेला सब मिला के टोटल 213 बोन्स हो गए। समझ में? टोटल 213 बोन्स हो गए। अब बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी जॉइंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? जॉइंट्स। ऑब्वियसली जॉइंट्स वो होते हैं जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं ताकि अच्छी तरह मूवमेंट हो सके, हमने देखा, और ये मूवमेंट के लिए जॉइंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ताकि बॉडी में फ्लेक्सिबल। तो हमने 3 तरह से इनको क्लासिफाई किया, इमूवेबल, पार्शली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। एक वो जो बिल्कुल भी बोन्स मूव नहीं करेंगे, सबसे सिंपल है, ब्रेन की खोपड़ी की बोन्स बिल्कुल भी मूव नहीं करती, ठीक है। इनफैक्ट आपको मैंने जो बोन्स बताया ना, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये सभी आपस में सूचरिंग होती है इनमें। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ के क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल से बाहर निकलना है, तो उस समय बोन्स जुड़ी हुई नहीं होती है, बच्चे की खोपड़ी खुली हुई होती है इन शॉर्ट। फिर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, साल 1.5 साल तक हो जाता है, तो बोन्स बड़ी होते 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 ऐसे करके एक दूसरे में फिक्स हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सूचरिंग। और इतनी ज़्यादा टाइटली सूचरिंग होती है, मतलब ये बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं कि काटने से भी नहीं अलग होती, मतलब तोड़ने से भी नहीं अलग होती, आप काट सकते हो तो काट लो, ऐसा सीन है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये कई बच्चों में ऐसा भी होता है कि उनका है ना जो सूचरिंग है प्रॉपर नहीं हुई, 5-6 साल का बच्चा हो गया, बोन डेवलप नहीं हो रही, तो ऐसे केस में फिर डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली सर्जरी करनी पड़ती है, ताकि वहाँ पर क्या हो। ये बहुत खतरनाक सर्जरीज है बच्चों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ऑल द सर्जरीज विच इंक्लूड स्कल, ब्रेन, नर्वस सिस्टम या जो भी वाइटल ऑर्गन्स उनको इंक्लूड करते हैं, ये बहुत मेजर सर्जरीज होती हैं, अक्सर जानलेवा भी होती हैं, ठीक है। तो इमूवेबल मैंने आपको बताया, इमूवेबल जॉइंट में सबसे पहले मैंने आपको बोन्स वगैरह बता दिया, ठीक है, मतलब स्कल बोन्स वगैरह बता दिया, ठीक है। अब इमूवेबल का हो गया, देखो स्कल जॉइंट ये इमूवेबल। पार्शली मूवेबल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, वर्टिब्रीज, हमारे वर्टिब्रल कॉलम। आपने देखा होगा कई बार है ना, थोड़ा झुक गया, थोड़ा हमने मसाज किया तो टक 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 ऐसा आवाज आती है, तो वर्टिब्रीज है ना, वो वर्टिब्रीज होते हैं जो पार्शली मूवेबल होती है, ऐसा नहीं कि एकदम ही मूवमेंट हो जाए। और फ्रीली मूवेबल आपको पता है, हमारे हाथ पैर के जो जॉइंट्स होते हैं बिंदास फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। कई लोग के तो इतने ज़्यादा मूव करते हैं कि इलास्टिक मैन जैसे दिखते हैं वो, ठीक है। अब जॉइंट्स जो फ्रीली मूव करते हैं उनमें ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब जो स्लिप हो रहा है, ठीक है, ठीक है, जैसे बोन्स ऑफ रिस्ट एंड 2 बोन्स एंकल वगैरह, इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं,
ठीक है, मतलब जैसे ये देखो हाथ, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, देख रहे हो ये मूवमेंट, ठीक है। फिर पाइवेट जॉइंट मतलब जिसमें हिंजेस होते हैं ये, ठीक है, ये पाइवेट जॉइंट है। जैसे देखो इन्होंने लिखा भी है, स्कल इज रोटेटेड ऑन द पाइवेट एंड ऑफ द एक्सिस वर्टिब्री। जो मैंने आपको बताया ना हमारा खोपड़ी ऐसे से घूम रहा है, तो वो भी ऐसे पूरा मूवमेंट हो पा रहा है, ठीक है। फिर देखो ग्लाइडिंग जॉइंट बताया ना, उंगली में, उंगली वगैरह में होता है टक 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 आवाज भी आती है कई बार, ठीक है, ये पार्शियल मूवमेंट के लिए। और पाइवेट जॉइंट मैंने आपको बताया जो खोपड़ी वगैरह में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिर हिंज जॉइंट, ये एक्चुअली हिंज जॉइंट के बेस्ट एग्जांपल है, एल्बो है ना हिंज जॉइंट का, ठीक है। मैं पाइवेट में है ना पूरा ऐसा रोटेशन जहां पर हो सकता है ना, जैसे स्कल वाले में मैंने आपको पाइवेट में हिंज वाला बता दिया था, ठीक है। तो हिंज में क्या होता है, जैसे दरवाजे का हिंज कैसा होता है, दरवाजा दोनों साइड थोड़ा ना खुलता है। अब ये हाथ मेरा ऐसे ऐसे जा रहा है, अब हाथ ऐसे जाके फिर ऐसे भी चला जाए तो काय का हिंज, तो हिंज एक ही डायरेक्शन में चीजों को होने देता है, समझ में नहीं। अगर ये हिंज जॉइंट नहीं होगा ना तो हाथ इधर किया फिर नीचे इधर भी घूम जाएगा। तो हिंज एक ही डायरेक्शन में खुलने देता है, दरवाजा एक ही दिशा में खुलता है ना। किसी का दरवाजा ऐसे ऐसे दोनों साइड खुलता है क्या? अगर ऐसा खुल रहा है तो मतलब आप दरवाजा सही कराओ ठीक है, क्योंकि किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो दरवाजा गड़बड़ है भैया, देन यू शुड वर्क ऑन योर दरवाजा, है ना। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बहुत ही फेमस है ये। दोनों में देखो ये ह्यूमरस है, ये वाली हड्डी ह्यूमरस और अल्ना, अच्छा ह्यूमरस और अल्ना का तो ये वो वाला जॉइंट हो गया, हिंज वाला जॉइंट हो गया। ये बॉल एंड सॉकेट है फीमर का और एसिटाबुलम पेल्विक जॉइंट। ह्यूमरस का स्कैपुला के साथ जॉइंट होता है, वो भी बॉल एंड सॉकेट है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है उनकी यहाँ के लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं, तो ह्यूमरस स्कैपुला के बाहर आ जाता है तो उनका हाथ लटक जाता है, फिर वो खुद ही ऐसा खींच के करते हैं, खासकर जब कोई ऐसा गिर जाए, है ना, जर्क लग जाए, है ना। जैसे क्रिकेटर में रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसको लगता है फिर हाथ ऐसा मोड़ता है फिर ऐसे करता है कटक से, तो ये फिक्स हो जाता है, ठीक है, तो डिसलोकेट हो जाता है। तो डिसलोकेशन ऐसी है, नाम ही है ना, देखो डिसलोकेट, जहां होना चाहिए वहां से डिसलोकेट हो गया। और इसमें क्या होता है, जब तक डिसलोकेटेड है बहुत पेन होता है, इमेंस पेन, और जैसे ही सेट होता है पेन गायब मेरे यहाँ एक थे, उनके है ना साथ यही प्रॉब्लम थी, ये लेकिन हाथ में ना ये ह्यूमरस वाला, तो उनके साथ हमेशा क्या होता था कि कई बार जैसे उन्होंने जोश जोश में ऐसे किया तो भी अटक गए कई बार सोते सोते भी उनका बाहर हो जाता था, डिसलोकेट हो जाता, तो उस साइड करवट ही नहीं पड़ती, राइट साइड से वो बहुत वीक थे, तो होता है लोगों के साथ। क्लियर बच्चा पार्टी? ये मैंने आपको बॉल एंड सॉकेट भी बता दिया, हिंज भी बता दिया, ठीक है, डन। सो गाइज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स नाम से क्लियर, एक्चुअली साइनोवियल फ्लूइड के कारण कहते हैं। देखो क्या होता है, एक बोन और दूसरी बोन के बीच में देखो ये लिगामेंट है, देख रहे हो, दो हड्डियों को जोड़ रहा है लिगामेंट। अब होता क्या है, ये जो बीच में जगह बचती है, यहां पर दोनों हड्डियां क्या होंगी, मूव करेंगी। अब जब मूवमेंट होगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन हो गया तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो दर्द होगा, है ना, सूजन आ जाएगी। तो नेचर ने क्या कर रखा है, यहां पर एक क्या रखा है, साइनोवियल फ्लूइड डाल रखा है। और मैंने आपको बताया वैसे भी हाइलिन की कोट होती है, तो ये अंदर से दोनों में हाइलिन की कोट है, यहां पे कोट रहती है, लेकिन यहां वाले हिस्से में फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए नेचर ने क्या दिया है, साइनोवियल फ्लूइड डाला है। ओल्ड एजेस में ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है या सूख जाता है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन होने लगता है, और फिर डॉक्टर क्या करता है, यहीं पर सुई घुसा के वो साइनोवियल फ्लूइड या फ्लूइड डाल देता है, और वो फ्लूइड जब तक रहता है, ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह डाल के जब तक वो रहता है तब तक सामने वाले को पेन नहीं होता। जैसे वो फिर सूख जाता है, मेडिसिन गॉन एंड पेन ऑन, इट्स सो सिंपल। और फिर डॉक्टर बोलता है देखिए ये बहुत टेम्परेरी है, मेरे हिसाब से आप इसकी सर्जरी करा लीजिए। तो पेशेंट बहुत दिन दर्द में रहता है, उसको लगता है हो जाए, तो फिर वो पहुंच जाता है डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पे कट लगाता है, फिर इसको भी कैप पहनाता है, इसको भी कैप पहनाता है, और जगह को सील कर देता है। तो क्या होगा, कहते हैं नी रिप्लेसमेंट, आजकल एक नया रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट आजकल ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं, तो वही करते हैं, यहाँ पे कैप पहना देते हैं दोनों तरफ और यहाँ फ्लूइड डाल देते हैं और इस पूरी जगह को भर देते हैं। अब फ्लूइड लीक हो गई नहीं, चलन दो। तो ये है जो है सो है, अब क्या है, ठीक है बच्चा पार्टी। ना जॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, इमूवेबल, तो ये पूरा डिटेल है, आपको की लैब पे एनीवे मिल जाएगा, पूरा बुक्स वगैरह डली हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इमूवेबल जॉइंट हो गया, पार्शियली मूवेबल हो गया, फ्रीली मूवेबल में हमने
ग्लाइडिंग जॉइंट देखे, ठीक है, जो उंगलियों वगैरह में थे, रिस्ट वगैरह में थे। पाइवेट जॉइंट हमने देखा जो खोपड़ी में था, ठीक है। हिंज जॉइंट देखा हमने जो एल्बो वगैरह में होता है, ये घुटने में भी हिंज जॉइंट ही होता है, ठीक है। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा जो हमने इस स्कैपुला के साथ किसको, ह्यूमरस को जुड़े हुए देखा, एंड एसिटाबुलम के साथ फीमर को जुड़े हुए देखा, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, लेट्स टॉक अबाउट नी जॉइंट। नी जॉइंट बहुत ही कलरफुल बट बहुत ही अमेजिंग डायग्राम आपके सामने है। नी जॉइंट में देखो, ये इससे अच्छा आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखो क्या है, ये हो गया टीबिया, टीबिया फिबुला नीचे वाली है ना, नीचे वाली हड्डी। ये हो गया फीमर, बड़ी हड्डी है ना, जिसको हमने क्या होता, जो हमारे कमर की हड्डी के साथ बड़ी हड्डी जुड़ी है ना, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो ये पार्ट है, ये होगा पटेला। जो मैंने कहा कि सर्जरी के कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जब ये टूट जाता पटेला, कोई जोर से गिर जाए घुटने के बल तो टूट जाता है, डॉक्टर इसको रिप्लेस कर देता है। अब देखो होता क्या है, आप ध्यान से देखना, ये लिगामेंट है रेड कलर का, फीमर को टीबिया से जोड़ के रखा है किसने, लिगामेंट ने, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये टेंडोन है। कौन सी टेंडोन है, जो हमारी मेजर मसल्स हैं उन मसल्स को बोन से जोड़ के रखा है। कौन, टेंडोन, ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना। टेंडोन आपको कैसे करके कलर के दिखाई दे रहा है बच्चों, ब्लू कलर के, ठीक है। ये टेंडोन है, ये टेंडोन, क्योंकि ये इधर एक बोन को जोड़ के रखा है और ये इधर एक टेंडोन जोड़ के रखा है। क्लियर है। अब इंटरेस्टिंग चीज ध्यान से देखो, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब जो मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर का ये हल्का सा गैप, आर्टिकुलर कार्टिलेज। सिमिलरली फीमर का भी ये हिस्सा है, इसके ऊपर भी आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर भी एक आर्टिकुलर कोटिंग रहती है ना। अब यहां पर आप देखो, ये रेड कलर का, ये रेड कलर का ये हिस्सा यहां पर भरा हुआ है क्या, साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये तो फाइब्रस है, ये फाइब्रस टिश्यूज है, मतलब जो एक सपोर्ट या एक पैड क्रिएट करते हैं ना, तो इनका ज्यादा कुछ यूज नहीं है। तो मेजर चीज क्या है जो आपको समझनी है, तो मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि मेजरली आपको समझना क्या है। यहां से लेकर ये और ये और ये और ये, तो जब डॉक्टर बोलता है नी रिप्लेसमेंट कर दिए या फ्लूइड डाल दिए, तो क्या करता है, एक्चुअली ये जगह मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, सूख जाती है, फ्लूइड क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो ये वापस यहां पर एक क्या करता है, कोट क्रिएट करके फ्लूइड भर देता है। और जब तक वो पैकेट या थैला या वो पंचर नहीं होगा तब तक फ्लूइड नहीं निकलेगा, और जब तक फ्लूइड निकलेगा नहीं तो पूरी तरह कवर्ड है फ्लूइड। तो जो आपकी मूवमेंट है पैर की वो पेनफुल नहीं होगी। समझ में आया। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने आर्टिफिशियल फ्लूइड डाल के इस जगह को भर दिया, और ना मेम्ब्रेन खराब होगी ना फ्लूइड खत्म होगा, तो बस चल रहा है, पेन ही नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब आपने तो, आप भगवान बन गए, हमारा घुटने का दर्द इतना था, अब दर्द ही नहीं है, आपने हमारा दर्द मिटाया, हम आपका जीवन पैसे से भर देंगे। तो बस ये हो गया नी का जो सर्जरी होता है। तो नी अगर आप समझ गए, ये आप समझ गए कि ये यहां से लेके यहां तक का जो फ्लूइड है, और आप खुद देख सकते हो कि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से पूरा कोटेड होता है, ठीक है। तो जो सिंथेटिक कोटिंग होती है वो एक बहुत थिक वॉल क्रिएट कर देती है और पेन नहीं होता है। ऑल्दो जो नेचुरली कोट है उसमें और जो सिंथेटिक कोट हम बाद में डालते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, उसमें मेजर डिफरेंस होता है। इसीलिए ये एथलेटिक्स वाले लोगों के लिए नहीं है, बस ये है कि पेन नहीं होगा, जिंदगी चल जाएगी, तकलीफ कुछ नहीं है। लेकिन ये नहीं कि डाल दो फिर बंदा न्यू रिप्लेसमेंट के बाद भी फिर वो अद्भुत कहलाएगा, वो बंदे का जो जील है वो बहुत अच्छा कहलाएगा, क्योंकि अगर उसका मनोबल अच्छा है तो उसने कर लिया। अदरवाइज एथलेटिक्स वाले जो लोग होते हैं, एथलीट जो होते हैं, उनमें ये नी रिप्लेसमेंट के बाद काम अच्छा हो जाता है, बट ये नहीं कि वो एक नॉर्मल पर्सन से कंपीट कर सके, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। समझ में आया बच्चा पार्टी बात। तो बच्चा पार्टी अब हम बात कर लेते हैं मसल्स की। जो मसल्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने कहा कि बोन्स पूरा स्केलेटन सिस्टम बना रही है, तो मसल्स उसको एक पैडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि उस मसल्स का सपोर्ट मिले और मसल्स एक्चुअली बोन्स की मूवमेंट करा सकें। तो प्रॉपर एक्चुअल मूवमेंट के लिए आपको मसल्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, खासकर स्केलेटन मसल्स के बारे में। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है जो आपको समझनी है। मसल्स भी 3 तरह की होती है, मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन मसल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि मसल्स एक्चुअली वर्क ऑन द न्यूरल सेंसेशंस। न्यूरल सेंसेशन जब होते हैं तब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस होते हैं, और वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस को
जो भी लिगामेंट अटैच होता है बोन से, वो बोन को खींचता है। जैसे मसल ने बोला कॉन्ट्रैक्ट, तो मसल भी खींचेगा और लिगामेंट भी खींचेगा, तो वो बोन भी खींच जाएगा। समझ में आया? तो पूरी मूवमेंट आपको विजिबल हो जाती है। बात समझ में आए? अब यहां पर क्योंकि मसल्स को हमें समझना है, तो मसल्स बच्चों 3 तरह की होती हैं। मसल्स कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की। हर मसल्स ऐसा नहीं है कि जो हमारे कहने पे काम करे। एक होती है वॉलेंट्री मसल्स, एक होता है इनवॉलेंट्री, और एक होता है कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये जो वॉलेंट्री होते हैं उसको स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड और कार्डियक ऐसे भी नाम से भी आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा। तो वॉलेंट्री मसल्स की खास बात क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड मसल्स की खास बात क्या होती है? ये हमारे कंट्रोल में रहती है। हमने कहा उठो तो मसल काम कर रही है, चलो बैठो लेट जाओ, तो ये मसल जितनी भी मूवमेंट आपको दे रही है हमारे कहने पे हो रही है। लेकिन आपने खाना खाया, चबाया, वॉलेंट्री है, लेकिन खाना अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी, ये जितनी मूवमेंट होगी इंटेस्टाइन डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, फिर एसिमिलेशन होगा, इजेक्शन होगा, जितनी भी मूवमेंट आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होगी वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। अगर कंट्रोल में हो तो बच्चे है ना पेरेंट्स से उसके लिए भी घूस मांगना शुरू कर दें, है ना। जैसे पेरेंट बोला बेटा स्कूल जाओ, बच्चा बोला आज हम नहीं जाएंगे, तो पेरेंट बोलेगा नहीं जाना पड़ेगा। बच्चा बोले ज़्यादा बोलोगे तो खाना डाइजेस्ट नहीं करेंगे, 4 दिन से रखे हैं, आलसी आदमी। तो नेचर ने सोचा कि बच्चे आलस ना दिखाएं और उनका नुकसान ना हो या लोग ऐसा ना कर पाए, तो कुछ चीज़ें वॉलेंट्री जो हमारे कॉन्शियस में, कुछ मसल्स में है वो वॉलेंट्री, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद वो इनवॉलेंट्री हो जाती है। जैसे आपको यूरिनेशन का सेंसेशन आ रहा है, वो आप हाँ मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, एक लेवल के बाद जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन अल्टीमेटली वॉलेंट्री चीज़ों में भी फिर क्या कर देता है, उसको इनवॉलेंट्री कर देता है। भैया तू तो मरेगा, हमें भी मार डालेगा, तो ब्रेन अपने आप में फिर डिसीजन ले लेता है, आप रोक नहीं पाते। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चा चाह रहा है मैं नहीं यूरिनेट करूंगा, छोटे बच्चों में होता है, बड़े बच्चे तो फिर भी सर में आई गो फॉर वॉशरूम कर लेते हैं ना, छोटे बच्चे शर्माते हैं तो फिर अंधेर हो जाता है उनसे। तो इनवॉलेंट्री क्या है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैंने बताया। अब आता है कार्डियक। कार्डियक की खास बात यह है कि देखने में ये कैसे होते हैं, वॉलेंट्री मतलब स्ट्रेटिफाइड होते हैं, लेकिन वर्क कैसे करते हैं, इनवॉलेंट्री, कार्डियक मसल्स। तो आप ऐसा बोल दो कि ये इन दोनों के कैरेक्टर रहते हैं। देखने में ये वॉलेंट्री जैसे स्ट्रेटिफाइड दिखाई देता है, और वर्क करता है कैसे, इनवॉलेंट्री, हमारे कॉन्शियस में नहीं है। अगर तुम्हारे मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं धड़कने रोक लूंगा, है ना। हीरो लोग अगर कॉन्शियस में होता तो सच में रोक लेते, समझ में। तो भगवान को पता था कि दिल बहुत ज्यादा टूटने वाले लोगों के, तो निपट ना जाए आदमी प्यार में, तो इसीलिए भगवान ने उसको क्या इनवॉलेंट्री रखा। देखने में मजबूत दिखता है दिल, लेकिन कमजोर होता है। जैसे ही दिल टूट जाता है, लोग बोलते हैं ना मैं जी के क्या करूं, तो जी के क्या करूं मतलब भगवान मौका देता है कि भैया दिल टूटा है, वापस जुड़ जाएगा, निपट जाएगा, तो कैसे आएगा। इसलिए उसको दिखने में वॉलेंट्री है, लेकिन वर्क इट एब्सोल्युटली वर्क इनवॉलेंट्री। सो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, आप देख सकते हैं ये बाइसेप्स है, ये ट्राइसेप्स है, मेरे पे मत देखो, आई एम नॉट दैट मस्कुलर नाउ। सो ये आपके रेडियस अल्ना हो गया, बाइसेप्स ट्राइसेप्स है। तो यही बाइसेप्स ट्राइसेप बंदा वर्कआउट करता है। तो क्या होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट या फ्लेक्स कर रहे हो ना, तो बेसिकली यहाँ के जो क्या है टेंडॉन्स हैं वो बोन्स को भी खींच रहे हैं। अब ये मसल ने खींचा तो बोन खींच के ऊपर आ गया, मसल ने नीचे किया तो यहां पर आप हाथ रखोगे ना तो आपको टेंडॉन्स फील भी होंगे। एग्जैक्टली यहां पे हाथ रखोगे ना तो आपको टेंडॉन्स ऐसे, जैसे कोई चीज खुलती है बंद होती है ना, तो उसका खुलने बंद होने पे जैसे मूवमेंट होता है ऐसा आपको फील होगा। आप इधर हाथ रख के करके देखो तो आपको टेंडॉन्स पे पूरा फील आएगा, ठीक है। तो ये टेंडॉन्स एक्चुअली मूवमेंट कराते हैं। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो ये दिखाया गया है कि ग्लास ऐसे रखा हुआ था, पीने के लिए अपन ने इतना उठाया, है ना। हम इनको भी हमने हाथ को इतना मोड़ लिया, अब इतनी देर बहुत देर तक नहीं मोड़ सकते, क्यों? क्योंकि टेंडॉन्स को इतनी हैबिट नहीं है खींच के रखने की, तो आपको यहां दर्द शुरू हो जाएगा, समझ में। तो टेंडॉन्स एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं कि भैया मसल्स को बोलते हैं भैया जितना जा सकते हो जाओ। जैसे तुमने देखो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, अब ये मसल्स फूल गई हैं तो उनकी कुछ मूवमेंट एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने टेंडॉन्स को मजबूत तो कर दिया, लेकिन अब उतनी जगह ही नहीं बची कि वो क्या कर सके, फ्लेक्स या रिलैक्स हो सके।
समझ में आया? तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमने जाना क्या, ये जो लीवर जैसा एक्शन है इसके लिए टेंडन्स और मसल्स का मजबूत होना और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चा पार्टी, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा फटाक से मैं आपको बता देता हूँ। हमने पढ़े थे बोन्स कैसे दिखाई देते हैं, उनमें उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, बोन्स के कैसे टाइप होते हैं, हमने लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और उसका क्या बोलते हैं इरेगुलर बोन्स देखे थे। फिर हमने देखा था कि जो बोन्स होते हैं ये बोन्स कितने तरह के होते हैं, बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, एक्सियल और एक्सेसरीज हमने देखा था। हमने उन सबके नाम जाने, उनका फंक्शनिंग जाना, हमने जॉइंट्स जाना, जॉइंट्स के टाइप जाने और लास्ट में हमने मसल्स के बारे में भी डिस्कशन किया। आई रियली होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिंदास कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, आइदर आप कमेंट में पूछ सकते हैं या आप डाउट हब में जाके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।